Hello everyone, greetings to all and welcome that asfu.com. सो गाइज हम लोग कवर कर रहे थे आपकी बैंकिंग इंडियन हिस्ट्री यानी कि हमारे देश में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का क्या इतिहास रहा है उसके बारे में हम लोग पूरा बिगनिंग से लेकर के एंड तक कवर कर रहे थे। और जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया हुआ है कि आपके एग्जाम से पहले ये जो भी पूरी बैंकिंग अवेयरनेस की थ्योरी है वो मैंने पूरी फिनिश करनी है, तो इसको मैं पूरा फिनिश करके रहूंगा। और अगर आप इस कोर्स को प्रॉपर बिगनिंग से लेकर के एंड तक कवर कर लेते हैं तो यकीन मानिए मेरा, आपको कहीं पर भी बहुत सारा पैसा पे करके पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं, यहाँ से आपका इजिली हो जाएगा। बस करंट अफेयर और स्टैटिक पे अच्छे से फोकस करिएगा, ठीक है। और ये जितने भी आपके बैंकिंग के एग्जाम है सभी के लिए हेल्पफुल है, चाहे आईबीपीएस हो, आईबीपीएस आरआरबी हो, एसबीआई का एग्जाम हो या आप आरबीआई से भी नाबार्ड कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं या इंश्योरेंस का देने जा रहे हैं, ये सभी के लिए बेनिफिशियल। एक बार मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लुक दिखाता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि भाई बैंकिंग इंडियन हिस्ट्री का फादर कौन है, एम नरसिम्हन आपने पढ़ लिया था। बैंक क्या काम करती है, तो आपने पढ़ा था एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी है जो क्रेडिटर के बीच में और डेटर के बीच में फंड को एक्सचेंज करने का काम करती है, यानी कि ये सरप्लस से डेफिशिएंट फंड की ओर सर्कुलेट करती है, ठीक है। क्रेडिटर क्या होता है, डेटर क्या होता है, पर्पज क्या होता है, ये हम लोग पूरी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके थे। बैंक के लिए डिपॉजिट जो थे वो लायबिलिटीज थे और जो लोन्स हुआ करते थे वो असेट्स हुआ करते थे। अब कितने टाइप ऑफ असेट्स होते हैं, कितने टाइप ऑफ लायबिलिटीज हो सकते हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, मार्जिन किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री प्री इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 से पहले का। तो 1947 से पहले की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपने पढ़ा था फिरंगी बैंक और स्वदेशी बैंक। तो जितने भी हमारी फिरंगे बैंक थी उन सभी के आपने नाम पढ़े थे, जिसमें बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ अपर इंडिया, इलाहाबाद बैंक, पीएनबी के बारे में पढ़ा था दोस्तों आपने, ठीक है। फिर बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, प्रेसिडेंसी बैंक, और उसके बाद बना कौन सा, इंपीरियल बैंक, जो बाद में एसबीआई चला गया। उसके बाद आपने एक स्वदेशी बैंक पढ़ा था जिसका नाम था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग 1947 में अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहां तक आपने पूरा पार्ट पढ़ लिया था, आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत क्लियर हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें अगर हम लोग बात करने जाएं तो आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो कौन सा है, पूरा का पूरा हम लोग जो थ्योरी कवर करने जाएंगे वो कवर करने जाएंगे हमारे एसबीआई की। तो एसबीआई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एसबीआई से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं डायरेक्ट उसी टॉपिक पर ही आपको स्विच करता हूं, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन बहुत क्लियर होना चाहिए कि इसका टैगलाइन क्या है, तो आई होप कि ये आपको याद रहेगा, ठीक है। दैट इज अ प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स। और इस समय अगर आप बात करने जाओगे तो ये याद रखिएगा लार्जेस्ट पीएसबी है, यानी कि ऑपरेशन एरिया नेटवर्क के आधार पर हम लोग देखने जाए, या फिर आप पेड अप कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू, लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है। एक तो याद रखिएगा इसका हम लोग एरिया ऑपरेशन देखते हैं कि ये इसका जो ऑपरेशन है वो कितने भागों में है, और दूसरा हम लोग इसका क्या देखते हैं दोस्तों, पेड अप कैपिटल की इसका कैपिटल साइज कितना है, ठीक है। तो हमारे पास 12 पीएसबी है और 12 में से जो सबसे बड़ी है वो आपकी एसबीआई है, उसके बाद पीएनबी है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरीके से पूरा ऑर्डर है हमारा, ठीक है। तो इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है आई होप कि याद होगा कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी बैंक ऑफ किसके तौर पर, कोलकाता के तौर पर। और जो बैंक ऑफ कोलकाता आई थी वो आपकी आई थी 1806 में, और ये आपने पढ़ा था बैंक ऑफ कोलकाता। लेकिन बाद में आपने पढ़ा था कि जो बंगाल है वो सेंटर बन गया ट्रेड का, इकोनॉमी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इसका नाम बाद में 1809 में बदल करके क्या हो गया, बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है। याद रखिएगा 1809 में ही हो गया, ठीक है। इसके बाद एक बैंक ऑफ बॉम्बे आई 1840 में, और फिर आती है आपकी बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। और इनका अगर मेजोरिटी ओनरशिप की बात करने जाए तो लगभग कैसा था, पूरा का पूरा प्राइवेट ओन था, ठीक है। तो इनकी जो मेजोरिटी ओनरशिप थी वो प्राइवेट थी। बाद में इन्हीं सभी को आपने एक नाम दिया था, दैट इज नोन एज द प्रेसिडेंसी बैंक, ठीक है। तो इन्हीं को सबको हम लोग एक नाम दिया करते थे और ये नाम क्या हुआ करता था, प्रेसिडेंसी बैंक। अगर पूछा गया कि भारत में सबसे पहले पेपर करेंसी किसके द्वारा इशू की गई, ठीक है, ये सबसे पहले कभी सवाल आया कि फर्स्ट टाइम पेपर करेंसी इशूड बाय हुम, तो याद रखिएगा दैट वाज इशूड बाय द प्रेसिडेंसी बैंक, ठीक है। ये सबसे पहले पेपर करेंसी लेकर के आए थे। फिर इनको तीनों को आपने 1921 में मर्ज कर दिया, ठीक है। और ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और एक कमेटी आई जिसका नाम था एडी गोरेवाला कमेटी, और एडी गोरेवाला कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद याद रखिएगा कि ये जो बैंक है किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एसबीआई। तो ये एसबीआई का हमारा याद रखिएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करने जाए वर्तमान में, तो इसका कहां पर मिल जाएगा आपको, मुंबई में मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। इसको हम लोग कई बार क्या भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द एजेंट ऑफ आरबीआई, इसको आप आरबीआई के एजेंट भी बोलते हैं। ये कई बार सवाल आया है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा कि
अमंग द फॉलोइंग विच बैंक इज नोन एज द एजेंट ऑफ आरबीआई, तो उसमें आप किसको याद रखेंगे, दैट इज द एसबीआई। ठीक है, तो वर्तमान में इसका जो याद रखिएगा, मतलब जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, वो है दिनेश कुमार साहब। अगर ये कभी चेंज हुए तो टाइम टू टाइम आपने अपडेट करना है। ठीक है, हेडक्वार्टर आपने देख लिया मुंबई है, और प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ये इसका टैगलाइन है। ठीक है, आई होप कितना सभी को क्लियर हो गया। तो 1956-55 में ये आपका एक्ट आता है। कई बार ये पूछा जाता है कि हमारा जो एसबीआई अधिनियम है वो कब आया, तो याद रखिएगा दैट इज 1955। और दूसरा, इसमें हम लोग बात करते हैं कि इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया, क्योंकि इसमें आपने पढ़ा था कि शुरुआत में 84% शेयर होल्डिंग जो थी वो क्या कौन सी थी, प्राइवेट। तो 1956 में इसका नेशनलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब एक सवाल सबसे इंपॉर्टेंट आता है पीओ में, जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो वो पूछते हैं इंटरव्यूअर की, कैन एसबीआई इज ए नेशनलाइज्ड बैंक, तो आंसर ये नो। तो ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन, याद रखिएगा, इसको हम लोग नेशनलाइज्ड में काउंट नहीं करते हैं। इट इज काउंटेड एज अ कॉमर्शियल बैंक, एज द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक, बट इट इज नॉट काउंटेड इन द नेशनलाइज्ड बैंक लिस्ट कैटेगरी। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस फैक्ट से जुड़े हुए कई बार आपको सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट के द्वारा इसमें शेयर होल्डिंग है, और इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, एजेंट ऑफ आरबीआई भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले एक्चुअली में आरबीआई का भी शेयर होल्डिंग हुआ करता था एसबीआई ने, लेकिन बाद में कोई किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो सरकार ने क्या कर लिया कि पूरी की पूरी जो आरबीआई की ओनरशिप थी, शेयर होल्डिंग थी एसबीआई में, उसको पूरा का पूरा अधिकृत कर लिया है। ठीक है, तो अगर इसका जो बॉस है, याद रखिएगा, दैट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए, ये एसबीआई तो हमारा बन चुका था, लेकिन उस समय हमारे देश में बहुत सारे प्रेसिडेंस बैंक हुआ करते थे। अब ये अगर आप बात करने जाए दोस्तों, तो ये हुआ करते थे रियासत या रजवाड़े वाले। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि हमारे देश में बहुत सारी रियासतें थी, ठीक है, या बहुत सारे रजवाड़े थे। लेकिन बाद में जो हमारे होम मिनिस्टर थे, यानी कि पहले आप होम मिनिस्टर पढ़ते हैं जिनका नाम क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उन्होंने इन सभी रियासतों को इंडियन यूनियन में शामिल करने का काम किया, और हम लोग उनको क्या बोलते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। यूनिटी मैन के नाम से जानते हो, आयरन मैन के नाम से जानते हो, तो उनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने सभी रियासतों का यूनिफिकेशन किया। ठीक है, बाद में 3 रियासतें हैं जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करती हैं, जिसमें आपने जम्मू कश्मीर के बारे में सुना होगा। जम्मू कश्मीर के बाद अगर आपने किसी के बारे में सुना होगा तो वो कौन सा है आपका, दैट इज द जूनागढ़, जो गुजरात वाला भाग है, बाद में गुजरात में मिल गया। और एक आप पढ़ते हो हैदराबाद, तो हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चला गया। तो अब ये जितनी रियासतें और रजवाड़ी वाली बैंक थी, इनको लगा कि यार ये राजाओं के अंदर ऑपरेट होती है और सेठ वो साहूकार वाला सिस्टम है, तो प्रॉपर ये कभी फेल हो जाएंगे और पब्लिक को दिक्कत होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनको भी किसी तरीके से प्रॉपर सिस्टम में लेकर के आते हैं। तो जितनी भी एसबीआई की सब्सिडरीज थी, सबसे पहले तो ये जितनी भी रियासतें और रजवाड़े वाली बैंकें थी, इन सभी को एसबीआई का क्या बना दिया गया, एसोसिएट बना दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो 1959 में एक एसबीआई सब्सिडरी एक्ट पास हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो एसबीआई जो सब्सिडरी एक्ट है, ये पास हुआ कब दोस्तों, 1959 में। और इसके तहत जितनी भी एसबीआई की ये आपकी रियासत और रजवाड़ी वाली बैंकें थी, ये सब इसके अंदर इनकॉर्पोरेट की गई। और 1959 में इन सब का भी क्या कर दिया गया दोस्तों, नेशनलाइजेशन कर दिया, यानी कि सरकार की जो शेयर होल्डिंग है प्राइवेट से, वो भी शिफ्ट करके गवर्नमेंट की कर दी गई। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको मालूम है कि ये शुरुआती हमारे देश के क्या चल रहे थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म चल रहे थे। तो आपने पहला पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना पढ़ी होगी। पहली पंचवर्षीय योजना जिसको आप हैरट डॉर्मन मॉडल बोलते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस वाली, ठीक है, और तीसरी पढ़ी होगी आपने गैडगिल प्लान, जो हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम प्रमोट हो। रूरल एरियाज, जो रिमोट एरियाज है जहां पर बैंकिंग सर्विसेज नहीं है, तो वहां पर भी आपके बैंकिंग सर्विसेज पहुंचानी चाहिए। तो ये सरकार का एम था। तो उन्होंने क्या किया कि इसका ऑपरेशन बढ़ाने के लिए जो रियासत और रजवाड़े वाली बैंकें थी, सब एसबीआई के अंडर लेकर के आ गए। और अधिनियम याद रखिएगा, एसबीआई सब्सिडरी एक्ट 1959, और इसी के तहत इनको क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया। अब हम लोग चाहते थे कि अब ये जो बैंक है प्रॉपर ऑपरेट हो रही थी, लेकिन बाद में बैंकों में दिक्कत होने लगी। तो इन बैंकों को भी हमने आपस में मर्ज किया और कई बैंकों को एसबीआई में मर्ज किया। ठीक है, तो मर्जर वाला पॉइंट याद रखिएगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर 1969 में 63 में क्या हुआ कि 2 बैंकें थी, बैंक ऑफ जयपुर और एक थी बैंक ऑफ बीकानेर। तो आप कह सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, अलग अलग रियासतें थी। ठीक है, स्टेट ऑफ बीकानेर जो थी 1944 में स्थापित हुई थी, और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर जो है 1943 में स्थापित हुई थी। लेकिन इन दोनों को हमने मर्ज करके 1963 में क्या बना दिया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। तो कौन सी बन गई, एसबीबीजे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से काउंट करना होगा आपको। ठीक है, अच्छा, तो अब ये याद रखिएगा दोस्तों कि पहले 8 एसोसिएट थे, इसमें आपस में क्या हुआ कि एक मर्ज होकर के एक में खत्म हो गया, तो टोटल कितने चले गए, 7 बचे।
अच्छा, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फर्दर कि 2008 और 2010 में भी दो मर्जर हुए, ठीक है, उनको भी हम लोग देखने जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी लोकल बैंक थी जो एसबीआई में रेस्क्यू हुई, यानी कि एसबीआई में मर्ज हुई। तो एक याद रखिएगा, एक स्टेट बैंक ऑफ बिहार थी 1911 में जो स्थापित हुई थी, वो भी एसबीआई में चली जाती है 1969 में, अपनी कितनी ब्रांचों के साथ, 28 ब्रांचों के साथ, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा इसने कि नेशनल बैंक ऑफ लाहौर थी 1942 में स्थापित हुई थी, ये 24 ब्रांचों के साथ एसबीआई में चली जाती है, ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 1975 में अगर हम लोग बात करने जाए तो एक बैंक थी जिसका नाम था, याद रखिएगा, कृष्णाराम बलदेव बैंक, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट थी और ये आप कह सकते हैं कि ग्वालियर स्टेट में ऑपरेटेड हुआ करती थी और सिंधिया जी के समय में स्थापित हुई थी। तो नेशनल बैंक ऑफ लाहौर याद रखिएगा, दूसरा एक स्टेट बैंक ऑफ बिहार याद रखिएगा, और दूसरा एक याद रखना आप लोग को कृष्णराम बलदेव बैंक, ठीक है। तो इन तीन बैंकों का भी एसबीआई में मर्जर हुआ, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो कौन सा, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, और ये आपके 1963 में ऑलरेडी मर्ज हो चुके थे। अब इसके बाद अगर हम लोग देखने जाए तो आगे हमारे पास दो बैंक और इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोग एक पढ़ने जाएंगे इंदौर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, उसके बारे में पूरा समझते हैं। अब लेकिन यहाँ पर एक पूछा गया है कौन सा, एक बैंक थी जिसका नाम था बैंक ऑफ कोचीन केरला में, ये भी एसबीआई में मर्ज हुई 1985 में, अपनी कितनी ब्रांचेस के साथ, 120 ब्रांचेस के साथ, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा इसकी और भी आपके कह सकते हैं कि इस तरीके से थे एचएमटी और बीजेपी, ठीक है, ये मैं आपको ये नाम लिख देता हूं। तो ये आप कह सकते हैं एक हैदराबाद, ये भी बाद में जाकर के, ये तो लंबे समय तक मर्ज होती है, 2017 में जाकर के मर्ज होती है ये। फिर मैसूर आप पढ़ते हैं, ठीक है, और आप पढ़ते हैं दूसरा ट्रावनकोर, ट्रावनकोर याद रखिएगा, और बीजे का मतलब है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, और पी का मतलब है पटियाला। तो ये दोस्तों एग्जाम के लिए एक पैटर्न याद रखिएगा कौन सा है, एचएमटी बीजेपी, और ये सब बाद में जाकर के 2017 में मर्ज होते हैं, तो कई बार ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर आपस में मर्जर हुआ 1963 में, फिर स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर 2008-2010 में मर्जर हुआ, और बाकी के जो 5 एसोसिएट बच गए ये सब 2017 में बाद में जाकर के मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये पूछा गया कि एसबीआई का जो लोगो है ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया, तो एक एनआईडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जिसका याद रखिएगा हेडक्वार्टर आपका अहमदाबाद में लोकेटेड है। इसने 1971 में एसबीआई का जो है लोगो क्या किया था, डिजाइन किया हुआ था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को एक बार आपने देख करके जाना पड़ेगा। अब मैं जो आपको बता रहा था इसमें कुछ फैक्ट जो हैं वो थोड़ा सा एक देख करके जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट। तो शुरुआत में जो 8 मेजर एसोसिएट पढ़ते हैं, तो 8 में से आपने पढ़ा कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और आपके स्टेट बैंक ऑफ कौन से जयपुर, ये आपस में मर्ज हो गए, तो एक बैंक बन गई स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर दोस्तों, ठीक है। तो -1 कर दूं तो टोटल कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। अब 7 में से एक आप माइनस कर दो, कौन सा, एक स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को निकाल दो, और दूसरा आप निकाल दो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे कि 2008 और 2010 इस तरीके से इनके मर्जर हो गए। तो आप 7 - 2 करोगे तो कितने बच जाएंगे, 5। अब ये जो 5 जो रिमेनिंग बचे हुए हैं, इनमें से आपको मैंने एक पैटर्न अभी यहाँ पे कराया है जिसका नाम क्या था, एचएमटी बीजेपी, ठीक है। सो हैदराबाद, मैसूर, ट्रावनकोर 3 हो गए, बीकानेर एंड जयपुर 4 हो गया, और पटियाला कौन सा हो गया, 5। और ये सभी फाइनली बाद में जाकर के एसबीआई के साथ मर्ज हो जाते हैं 2017 में दोस्तों, ठीक है। हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा, समझ में ना आए तो दोबारा से इसको देख लीजिएगा, बट हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो 5 एसोसिएट और ये 8 एसोसिएट में बता रहा हूँ, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए। जो मैंने आपको ग्वालियर की बैंक बताई, केरल की बैंक बताई, और आपको एक बैंक बताई कौन से हमने बिहार की, वो बहुत ही कम चांसेस होते हैं पूछे जाने की, लेकिन हाँ अगर आप पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और देखो मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी इतना डीप में करा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर है ये आपकी ऑलरेडी मर्ज हुई है, और स्टेट बैंक ऑफ आपकी कौन सी है, सौराष्ट्र मर्ज हुई है दोनों, ठीक है। और ये एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं कैपिटल साइज के साथ ऑलरेडी एसबीआई के साथ इनका मर्जर हुआ था, ठीक है। तो इंदौर का 2010 में और सौराष्ट्र का मर्जर हुआ था 2008 में। अब इसमें अगर आप देखने जाएं तो अरुंधति जो भट्टाचार्य हैं, ये पहली महिला आप कह सकते हैं एसबीआई में चेयरमैन बनाएंगी, और डेफिनेटली इन्होंने एसबीआई को एक अलग ही ग्रोथ लेवल पर लेकर के गई, ठीक है। तो इनका जो कह सकते हैं कि जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हुआ, ठीक है। तो इनके पूरे अपॉइंटमेंट और सब चीजों पर हम लोग फोकस करने जाएंगे कि किस तरीके से इनका जो अपॉइंटमेंट वगैरह है वो सारी चीजें बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये भट्टाचार्य वाला पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है, और ये वाला पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। सो आई होप कि इतना पॉइंट सभी को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर याद रखने, ठीक है। अच्छा, अब इन्हीं के समय में आप देखें तो ये जितने भी एसोसिएट थे, एसोसिएट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए कि 5 एसोसिएट कौन थे, पैटर्न क्या याद रखना है, एचएमटी और कौन सा है, बीजेपी, ठीक है। और इन सब के आगे क्या नाम लगा देना है, स्टेट बैंक ऑफ
और ये प्लस, इस तरीके से कर देना है, ठीक है। तो इन सभी का जो मर्जर हुआ था, इन सभी का मर्जर हुआ था वो किसके साथ मर्जर हो गया था दोस्तों? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के साथ, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के साथ, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के साथ, ट्रावणकोर के साथ, और ये वाला कौन सा है? पटियाला के साथ, ठीक है। सो आई होप कितना पार्ट आपको क्लियर है, ठीक है। डन है, आई होप कितना सभी को डन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सभी के नाम भी लिखे हैं, आप इंडिविजुअली भी करना चाहें, आपको लगता है कि हाँ मैंने जो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो ये सबके नाम डालें। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर 1 हो गया, ठीक है। दूसरा आप कह सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद 2 हो गया, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर 3 हो गया, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला 4 हो गया, ठीक है। ट्रावणकोर हो गया, तो ये याद रखिएगा आप, आई होप की 5 हो गए ना सभी। तो ये सभी याद रखिएगा, इनको अप्रूवल मिलता है फाइनली 2017 में, सभी के सभी आपके किस में मर्ज हो जाते हैं? एसबीआई में मर्ज हो जाते हैं। तो अगर आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा हो हमारे देश में नेशनलाइज बैंकों का, टिल 2017 की मैं बात कर रहा हूं, 2017 तक हमारे देश में, तो आप कह सकते हैं कि 14 जो नेशनलाइज बैंक हुए थे 1969 में वो थे। फिर एक्चुअली में 6 नेशनलाइज हुए थे 1980 में, लेकिन बाद में एक बैंक मर्ज हो गया था तो 5 बचे थे, 1980 में थे, ठीक है। अच्छा, एसबीआई था और एसबीआई के 5 एसोसिएट थे, ठीक है। ये यहां तक क्लियर है। एक बैंक और आ गया था बाद में 2013 में, भारतीय महिला बैंक, और एक था कौन सा? आईडीबीआई। तो इस तरीके से अगर आप नंबर काउंट करो तो ये 14, 5, 19, 20, 25, 26, 27, तो टोटल कितने पीएसबी थे? 27 पीएसबी थे दोस्तों। चीजें परिवर्तित हुई, पता नहीं किसकी नजर लग गई, बहुत वैकेंसी आया करती थी, हम लोग जो पढ़ाया करते थे 2014 और 15 में पीओ के लिए, या हम लोग खुद ऑलरेडी एग्जाम दे रहे थे, अच्छा फील होता था। तो अभी तो आपको मालूम है कि ये 5 एसोसिएट और भारतीय महिला बैंक ये सब एसबीआई में ही चले गए, और आईडीबीआई जो है आपकी किस में चली गई? प्राइवेट में, ठीक है। तो ये 27 से सीधा फिगर कितना हुआ था? 27 से सीधा फिगर हुआ था आपका कितना? -6 हुआ। तो यहाँ पे सीधे आप कितने पहुंच गए थे? 21 पे पहुंच गए थे। 21 के बाद फिर फर्दर मर्जर हुआ जितने भी नेशनलाइज बैंक है, तो अब आपके पास फिगर क्या है? 12 है। सरकार हो सकती है कि आने वाले समय में और भी बैंकों को मर्ज कर दे, तो ये फिगर जस्ट हाफ हो जाएगा, 6 के आसपास रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो भारतीय महिला बैंक है, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं आपको कवर कराऊंगा कभी अलग से। ये भारतीय महिला बैंक आखिर ये फेल क्यों हुई, उसके रीजन क्या थे? तो ये 2013 में आई थी, और एक ऐसी बैंक थी जो कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट ओन्ड थी, और इसका जो हेडक्वार्टर हुआ करता था न्यू दिल्ली में। लेकिन गवर्नमेंट ने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए इसमें डिपॉजिट पर हाईयर इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया, तो बैंक की लायबिलिटीज बढ़ गई। अच्छा, बहुत सारे लोगों को उन्होंने विदाउट सिक्योरिटी लोन भी दे दिया, तो बहुत सारे लोन डिफॉल्ट कर गए और बाद में रिकवरी नहीं हो पाए। तो फाइनली बाद में क्या करना पड़ा कि 5 एसोसिएट जो थे वो तो एसबीआई के साथ मर्ज हुए, और ये जो भारतीय महिला बैंक थी जिसका टारगेट रखा था कि हम लोगों ने कि 2020 तक 500 बैंक ब्रांचेस ओपन करने जाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा ड्रीम हमने सोच लिया था, तो फाइनली इसको मर्ज होना पड़ा। अच्छा, इसमें एक और खासियत रखी गई थी कि इसका जो अपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, यानी कि जो सीनियर लेवल का आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन था, वो पूरा का पूरा वुमेन्स था, ठीक है। तो बाद में सबको क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया। या हो सकते हैं पुरुषों की नजर लग गई, क्योंकि कोई भारतीय पुरुष बैंक नहीं बनाई थी, हमने भारतीय महिला बैंक बनाई थी, इस वजह से शायद ये मर्ज हो गई। चलो जो भी कारण रहे, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो है किसमें मर्ज हो जाते हैं? आपके ये मर्ज हो जाते हैं आपके एसबीआई में। तो फिर हमारे पास जो बचती हैं वो 14 नेशनलाइज बैंक, और जो बाकी जो 5 थी यानी कि ये 19 प्लस कौन सी बच गई दोस्तों? एसबीआई, और फिर आपकी बच जाती है कौन सी? आईडीबीआई, और आईडीबीआई भी बाद में फर्दर जाकर के किसमें हो जाती है? प्राइवेट में। तो ये टोटल जो बैंक बच गई थी कितनी? 21 पीएसबी बच गई थी दोस्तों, ठीक है। 21 पीएसबी, और ये आप किसकी बात कर रहे हो? 2017 गोल्डन एरा की बात कर रहे हो, जब पीओ में भी आपके 10-10 हजार के आसपास वैकेंसी आया करती थी, ठीक है। अच्छा, तो हमने एसबीआई की पूरी हिस्ट्री पढ़ ली, एसबीआई के जो भी एसोसिएट थे वो देख लिए, उनका मर्जर वाला पार्ट देख लिया, और इसका लोगो कब किसने बनाया, इसका टैग वो मतलब क्या है, टैगलाइन क्या है, ठीक है। और इसके जो हेड है वो कौन, ठीक है। अब देखो, अपार्ट फ्रॉम द एसोसिएट ऑफ एसबीआई, अगर पूछा गया कि एसबीआई में बैंकिंग एसोसिएट कितने हैं, एसबीआई में अगर हम लोग पूछने जाए, 2 तरह के एसोसिएट है, एक नॉन बैंकिंग और दूसरे याद रखिएगा बैंकिंग। तो अगर हम लोग एसबीआई के बैंकिंग एसोसिएट की बात करने जाए, तो एसबीआई का कोई भी बैंकिंग एसोसिएट नहीं है। बैंकिंग एसोसिएट जो है याद रखिएगा कितने हैं? 0। लेकिन नॉन बैंकिंग एसोसिएट 7, ठीक है। अब ये जो 7 नॉन बैंकिंग एसोसिएट हैं, ये कौन कौन से हैं, इनके मैं नाम आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। एक है आपका एसबीआई कैपिटल लिमिटेड, कैपिटल मार्केट लिमिटेड, कई बार पूछा जाता है। एसबीआई याद रखिएगा कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट इंडिया लिमिटेड, ठीक है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आपने पढ़ा होगा कि एसबीआई अब इंश्योरेंस भी प्रोडक्ट सेल करने का काम करती है, तो एक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है, ठीक है। एसबीआई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट देती है। डीएफएचआई आपने पढ़ा होगा, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, डिस्काउंट
फाइनेंस हाउस इंडिया लिमिटेड। तो ये एक्चुअली में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचने का और खरीदने का काम करती है, ठीक है। और आप इसको कह सकते हैं कि जब पीडीज, आपने पीडीज पढ़ा है, प्राइमरी डीलर्स, याद है प्राइमरी डीलर्स जब हम लोग पढ़ रहे थे, आई फाई, पीडीज और एनबीएफसी, जब आपने पढ़ा था कौन सा, बैंकिंग इंटरमीडिएटरीज और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफआई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बीएफआई बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दोबारा से देखिएगा जब मैं आपको फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर बता रहा था, ठीक है। दूसरा एसबीआई ग्लोबल सॉल्यूशन लिमिटेड, और बाकी जनरल इंश्योरेंस तो मैं कर ही चुका हूं, ठीक है। तो ये एसबीआई के कौन से हैं, नॉन बैंकिंग एसोसिएट से, ठीक है। वर्तमान में बैंकिंग एसोसिएट एक भी इस समय इसके एसबीआई के वर्किंग नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये था हमारा एसबीआई का पूरा बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो अब हम लोग कर चुके हैं कौन सा, प्री इंडिपेंडेंस तक का पार्ट। अब मैं आपको कवर कराऊंगा आने वाले लेक्चर्स में पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद क्या क्या हुआ और स्वतंत्रता के बाद क्या क्या हुआ था। उसके लिए ऑलरेडी आपके साथ एक स्लाइड हम लोगों ने शेयर की थी कि क्या क्या हमारे साथ चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस को हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले, ये वाली स्लाइड अगर आपको याद। तो सबसे पहले नेशनलाइजेशन होगा, आरबीआई नेशनलाइजेशन, एसबीआई नेशनलाइजेशन, एसबीआई एसोसिएट। तो एसबीआई और एसबीआई एसोसिएट आप पढ़ चुके हैं, 1956 एसबीआई और एसोसिएट का 1959। बाद में उनका मर्जर देख लिया, तो उसमें अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि टाइम आपका वेस्ट ना हो बचाने के लिए तो ये सेशन कवर करा रहा हूं। इसमें भी अगर उतनी लंबी लंबी बातें खींचूंगा तो फिर कोई मतलब नहीं। सो सीधा हम लोग जाएंगे अब आरबीआई में। आरबीआई बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ने जाएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ने जाएंगे। उसके बाद मैं दूसरे टॉपिक स्टार्ट करूंगा, सीआरआर, एसएलआर, बहुत सारी चीजों को शुरुआत करूंगा, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। फिर उसके बाद मैं जाऊंगा किस पर, जो रिफॉर्म वाला पार्ट है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। फिर हम लोग पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाएंगे। तो अभी बहुत लंबी हमारी जर्नी है दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा। और देखो, हाँ, सपोर्ट तो आप सभी का चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल सेशंस को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए। और जो भी आप जैसे बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कि सिंसियर स्टूडेंट हैं और सीधे एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, या फिर महंगा कोर्स खरीद करके खरीद नहीं सकते, पेमेंट करने में असमर्थ है, तो उन लोगों के साथ इन सेशंस को शेयर कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूं आपके साथ अगले लेक्चर में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।